नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है क्लेमाइडिया के बारे में। क्लेमाइडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण जो है ये ज्यादातर फैलने को हमें देखने को मिलता है। इसे एक साइलेंट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये हम लोग जब साइन और सिम्टम्स पे जब आएंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे कि साइलेंट इन्फेक्शन इसे क्यों कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों क्लेमाइडिया जैसे मैंने बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण जो है ये इजीली फैलता है। ये जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसे क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो कहा जाता है। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो रहता है, सी ट्रैकोमैटिस, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि जिसके कारण जो क्लेमाइडिया जो होने के चांसेस रहते हैं एक व्यक्ति में, एक कपल में या एक लड़के या लड़की में जिन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो किया हुआ है। क्लेमाइडिया ज्यादातर जो फैलता है ये प्रॉपर तरीके से सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से ये फैलता है और अनहेल्दी जो हम देख सकते हैं कि जो सेक्स जो है उसके कारण ये फैलने के काफी ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं। तो कॉजेस में समझ लेते हैं। कॉज क्या रहेगा इसका? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो एसटीआई है तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो लोग परफॉर्म करें, जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें ही ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ये ज्यादातर 18 से 25 की एज में जो ज्यादातर देखने को मिलता है, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से जो है वो प्रॉपर गाइडेंस उन्हें नहीं मिलता है इसके बारे में, और एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से और एक एक्साइटमेंट में ये काफी ज्यादा जो गलतियां हैं जो ये कर बैठते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण फैलता है, इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है, एनल सेक्स, ओरल सेक्स करते हैं, एनल सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स जिसमें पेनिस और वजाइना में पेनिट्रेशन होता है उसे कहा जाता है। इसके अलावा भी जो है ये ट्रांसफरेबल रहता है अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि सेक्स इन्वॉल्व टॉयज, ऐसे टॉयज जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के परफॉर्म किए जाते हैं जिसे सेक्स टॉयज कहा जाता है, वो अगर आपने यूज किया है और उसे प्रॉपर तरीके से साफ नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया है, उसे प्रॉपर तरीके से कॉन्डम्स वगैरह या डेंटल डैम्स इस्तेमाल करके नहीं दोबारा यूज किया है, तो ये जो बैक्टीरिया है वहां पे ग्रोथ करता है। अगर किसी एक पार्टनर में अगर है और दूसरा पार्टनर उसे यूज कर रहा है विदाउट नोइंग कि ये साफ है या नहीं है, या फिर ये सैनिटाइज है या नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसमें भी ट्रांसफरेबल हो सकता है। इसमें एक चीज है कि ये इसमें इंटरकोर्स या किसी तरीके का सेक्स इन्वॉल्व नहीं है जहां पेनिट्रेशन हो, लेकिन इसमें सेक्स जो टॉयज के द्वारा किया जाता है ये टॉयज के द्वारा भी फैल सकता है। मैन्युअली स्टिमुलेशन ऑफ जेनाइटल्स और एनस, जेनाइटल पार्ट चाहे पेनिस हो या वजाइना हो या फिर एनस हो, उसे अगर मैन्युअली स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद कभी कभी किसी ऑर्गन को टच कर लेते हैं हम, हमारे ऑर्गन को, किसी पार्टनर को अगर है तो, या आइस को भी अगर टच कर लेते हैं तो कंजनवाइटिस जो है वो इसके कारण होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो रीजंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लेमाइडिया के लिए। मतलब कई लोगों को लगता है कि हम लोग हैंडशेक कर रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, या किस कर रहे हैं, या फूड वगैरह जो साथ में खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति ने टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है जो पता है आपको कि ये इन्फेक्टेड है, उसके बाद अगर आप वो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी फैलता नहीं है। या फिर उस व्यक्ति ने अगर आपके सामने छींका या खांसा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बाय मिस्टेक अगर आपके बॉडी में अगर चले जाते हैं तो उससे भी क्लेमाइडिया होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। अब इसे साइलेंट इन्फेक्शन क्यों कहा जाता है? साइलेंट इन्फेक्शन इसलिए कहा जाता है कि ये इसके जो सिम्टम्स हैं ये काफी, एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये दबा हुआ इन्फेक्शन रहता है, बहुत ही शरीर में दबा हुआ रहता है, इसके सिम्टम्स जल्दी बाहर नहीं आते हैं। तो ये काफी ज्यादा आसान है कि आपको बिना जाने कि आपको क्लेमाइडिया हुआ है आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर करें क्या? कुछ ऐसे साइंस हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंट्स, अगर सिंपल भाषा में अगर कहें कि एक एग्जाम जब हम जाते हैं तो हिंट्स मिलती हैं, तो कुछ हिंट्स या जैसे हम लोग साइन कह सकते हैं, उसके द्वारा ये इजीली जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्लेमाइडिया है या नहीं है। क्योंकि इसके जो साइंस हैं ये कुछ और बीमारियों के साथ भी मिले हुए रहते हैं, तो इसके साइंस अगर हम लोग समझ लेते हैं और फिर जब इसकी टेस्टिंग के लिए अगर हम लोग अगर जाते हैं, पता चलता है क्लेमाइडिया है, तब जाके हमें पता चलता है कि जो साइन और सिम्टम्स हैं जो ये क्लेमाइडिया का है। तो ये सिम्टम्स आने में काफी समय लगता है और ये चांसेस हैं कि ये ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट नोइंग कि आपको क्लेमाइडिया है, इसलिए इसे साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है।
अब जो साइंस वगैरह जो रहेंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब पुरुष और स्त्री के हिसाब से वेरी करता है। तो वुमेन्स में जो भी ये साइंस आपको देखने को मिलेंगे, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सर्विसाइटिस, सर्विस से जो इन्फ्लामेशन होता है सर्विक्स का, उसमें जो साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं वुमेन्स में, लगभग उसी तरीके के साइंस जो हैं वो क्लेमाइडिया में औरतों में देखने को मिलते हैं। क्या होता है? व्हाइट येलो ग्रे डिस्चार्ज फॉर वजाइना, फ्रॉम वजाइना, पीले कलर का या सफेद कलर का या किसी ग्रे कलर का जो है, या फिर कभी कभी ग्रीन कलर का भी जो है ये डिस्चार्ज जो है ये वजाइना से होता है, जिसमें से काफी ज्यादा बदबू भी आती है। पल्स इन यूरिन इंक्रीज नीड्स ऑफ पी, ज्यादा पल्स आता है पेशाब में, बार बार आपको पेशाब करने की जो है ज्यादा जो नीड है वो आती है उसमें। और सेंसेशन, जो पेशाब करते वक्त काफी पेन होता है, दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पीरियड्स जो है वो काफी पेनफुल रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आ जाती है, जबकि ये पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं रहती है, क्योंकि पीरियड्स में एक ऑन एन एवरेज 28 दिन का जो साइकिल रहता है, तो उसके बीच में ब्लीडिंग आ जाएगी, जबकि वो पीरियड्स की ना होते हुए किसी न किसी साइन और सिम्टम्स के इन्फेक्शन के कारण वो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। जब आप उसकी जांच करवाते हैं पता चलता है कि ये यूटिया है, सर्विसाइटिस है, या क्लेमाइडिया है, या फिर और कोई रीजन है। तो पेनफुल इंटरकोर्स होता है। अगर आप इस दौरान आपको पता आपके अगर क्लेमाइडिया आ गया है, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं तब आपको महसूस होता है कि जो नॉर्मल पेन होता है उससे ज्यादा ही पेन हो रहा है, और अनरियल जो पेन है वो महसूस हो रहा है, तो ये एक साइन आपको पता चलती है। बर्निंग एंड ईचिंग एट वजाइना, वजाइना के यहाँ पे आपको खराश होगी, थोड़ा सा जलन जैसी जो है वो आपको महसूस होगी, और डल पेन एट लोअर एब्डोमेन, तो यहाँ का इन्फेक्शन है, तो ये एरिया में ज्यादातर देखा जाए तो जेनिटल रीजन में या फिर लोअर एब्डोमेन में काफी ज्यादा पेन होता है, डल पेन होता है। अब आते हैं पुरुषों में। पुरुषों में जो साइंस देखने को मिलते हैं ये नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है? तो यूरेथ्राइटिस का मैंने अलग से एक टॉपिक लिया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल विजिट करके वो देख सकते हैं। तो नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो कंडीशन है उसके जो साइंस सिम्टम्स रहते हैं, स्पेशली जो साइंस रहते हैं, वो लगभग इक्वल हैं क्लेमाइडिया के जैसे। तो कौन से रहते हैं? म्यूकस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, एक म्यूकस या व्हाइट ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड रहता है, या फिर जिसे प्रीकम कहा जाता है, जो कि मैंने प्रीकम के ऊपर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था। तो प्रीकम जो रहता है उसके जैसा एक डिस्चार्ज रहता है, लेकिन उसमें से स्मेल आती है, काफी दर्द भी होता है, और पेशाब करते वक्त और इंटरकोर्स करते वक्त काफी ज्यादा दर्द आपको महसूस हो सकता है पुरुषों में। इसके ये तो एक कॉमन साइंस हो गए जो कि क्लेमाइडिया होने के एक जो सिम्टम्स है, जो एक आपको इन्फॉर्म करते हैं, हिंट देते हैं कि ये होने के चांसेस हैं। जब आप स्क्रीनिंग करवाते हैं डॉक्टर के पास तब आपको पता चलता है कि क्लेमाइडिया है या फिर कोई और कारण है। इसके अलावा कुछ कॉमन साइंस रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, की चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके अलावा जो उनके जो अलग सिम्टम्स है उसके अलावा कुछ ऐसे साइंस रहते हैं जो कि कॉमन रहते हैं दोनों में। एक तो है एनस, यानी कि जो जहां से हमारी पोटी निकलती है, एनस जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें से काफी दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, और म्यूकस लाइक जो फ्लूइड है, थोड़ा सा चिपचिपा फ्लूइड जो है वो निकलता है वहां से। थ्रोट हल्का से खराश महसूस होती है, ज्यादा इसमें हैवी खराश नहीं होती है, पर नॉर्मल खराश के जैसे ही ये बार बार होती है, पर ये बार बार होती है। तो ये एक आप हिंट है कि आप किसी न किसी तरीके का जो इंटरनल इन्फेक्शन है आपको जांच करवानी चाहिए। आइस कंजेक्टिवाइटिस, अब कंजेक्टिवाइटिस किस तरीके से हो सकता है, जबकि ये जेनिटल पार्ट से रिलेटेड जो है ये तकलीफ है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैन्युअल स्टिमुलेशन ऑफ जेनिटल और एनस, कोई अगर मैन्युअली स्टिमुलेट कर रहा है, आपके पार्टनर को अगर क्लेमाइडिया है और आप मैन्युअली से उनके जो जेनिटल पार्ट है, एनस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, बाद में बाय डिफॉल्ट आपने अगर आंख को हाथ लगाया, इधर उधर हाथ लगाते हैं, तो दैट बैक्टीरिया जो कि आपके हाथों में या फिंगर्स में आ गया है वो आईज में चला जाता है। तो कुछ रेयर केसेस में ये देखने को मिला है कि आईज में भी जो है ये कंजक्टिवाइटिस का जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लेमाइडिया के जो किसी पार्टनर में होता है उसकी वजह से ये भी एक सिम्टम जो है देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि डायग्नोसिस के बारे में। अब देखिए डायग्नोसिस आप कब करेंगे, पहली बात तो देखते हैं कि जो यूरोलॉजिस्ट रहते हैं आप उनके पास जो है जाके पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं कि आप पहली बात तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको इसमें बात करने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर सेक्सुअली ऑर्गन्स में अगर आपको तकलीफ है, जेनिटल पार्ट में कोई तकलीफ है, तो आपको इसके बारे में खुल के बात करना काफी जरूरी है।
लेकिन अभी डायग्नोसिस पे आने से पहले ये समझ लेते हैं कि आप डायग्नोसिस के बारे में बात कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो एक साइलेंट इन्फेक्शन है, तो इसके साइंस तो पता चलते हैं, पर इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो साइंस पे आप पता कर सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी शेयर किया। इसके अलावा आप डायग्नोसिस के बारे में कब सोच सकते हैं? तो पहली बात तो अगर आप 25 साल के अंदर हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं तो। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो ये एक चांसेस है कि आप अपने बच्चे में ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इन्फेक्शन, उसके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, अगर आपके कोई न्यू पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है जो इसके बारे में आपको पता नहीं है और एक्टिवली आप उनसे इन्वॉल्व हुए हैं, और मल्टीपल पार्टनर्स हैं, एक से ज्यादा आपने मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स जो है वो किया हुआ है, या फिर पहले कभी आपको क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है या किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जेनिटल पार्ट के यहाँ पे, तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं कि आपको डायग्नोसिस के लिए आपको सोचने पर मजबूर करें। इसके अलावा एक एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो वर्किंग है वो ऐसी जगह पे है जहां पे ये जो पेशेंट जो है वो आते हैं, जैसे नर्स वगैरह हो गए या वार्ड बॉय हो गए, तो ये लोग वहां पे काम करते हैं जहां पे सेक्सुअल पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा आते हैं, या फिर सेक्सुअल डिसीज जो है वो ज्यादातर ट्रीट किए जाते हैं। तो इस तरीके के क्लिनिक में जो लोग ज्यादा काम करते हैं उन्हें काफी जरूरी है कि ये बार बार जो है उन्हें ट्रीटमेंट जो है, ये जो डायग्नोसिस है करवाना जरूरी है। अब क्या होता है, एक नैट होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट रहती है, वो टेस्ट के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि आपके अंदर क्लेमाइडिया का परसेंटेज है या नहीं, और है तो कितना है। एक क्या होता है कि वजाइनल और सर्विक्स से एक ट्यूब जैसा एक ब्रश जैसा आता है, मतलब एक रॉड रहती है, सामने ब्रश रहता है, उसे वजाइना में डाल के स्वैब लिया जाता है, वो एक कंटेनर में डाल के उसे पैक करके सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है, तो ये टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो वजाइना और सर्विक्स का जो एक स्वैब लिया जाता है, जैसे कि थ्रोट में हम देखते हैं ना कि जो स्वाइन फ्लू के लिए लिया गया था या फिर कोविड के लिए लिया जाता है, तो उसी तरीके से एक स्वैब आता है जो वजाइनल के सैंपल लेने में हेल्प करता है। उसके बाद एक यूरिन सैंपल भी जो है डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप यूरिन सैंपल दीजिए, तो उसमें से कुछ इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ है या नहीं वो देखने में उन्हें मदद करता है। ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट ज्यादातर इसमें सिर्फ एक ही है कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब तक लेना है? जब तक आपको डॉक्टर कहता है। कैसा लेना? जैसे आपको डॉक्टर कहता है, कोई उसमें गैप नहीं चाहिए, जो आपको लाइफस्टाइल कहते हैं उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ये ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है, ये एसटीआईज में, एसटीडीज में दिए जाते हैं। ज्यादातर यही जो ट्रीटमेंट है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। अब इसके अलावा क्या करना है? सिर्फ एंटीबायोटिक दिया उससे तो काम होगा नहीं। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। जब तक आपको इन्फेक्शन जो है वो काफी मात्रा में कम नहीं हो जाता या फिर पूरा कम नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी के साथ सेक्स ना करें या सेक्स टॉयज जो है आपके शेयर ना करें, सेक्सुअल इंटीमेशन भी ना करें। तो ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। कॉन्टेक्ट ऑल योर सेक्स पार्टनर, मतलब जिस दिन आप डायग्नोस हुए उससे 3 महीने पहले जितने लोगों से आपने सेक्सुअली इंटीमेट हुए, सेक्सुअल सेक्स किया है, उन सबसे आपको कांटेक्ट कीजिए, उन्हें सबको बताइए कि मुझे ये क्लेमाइडिया डायग्नोसिस हुआ, एसटीआई डायग्नोसिस हुआ, जिसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये क्यूरेबल रहता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। तो आप लोग भी डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए अगर ये होता है तो। साथ ही साथ अगर आप में क्लेमाइडिया है तो आपको दूसरे एसटीआई जैसे कि एचआईवी हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया है और हर्पीस है, सिफिलिस है, तो इसके बाद ये टॉपिक जो है कंटिन्यू में आएंगे आपको, तो ये टेस्ट भी आपको करवाना जरूरी है इसके साथ साथ। अब ये जो क्लेमाइडिया है ये क्यूरेबल है, कंडीशन एक ही है कि ये ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो ये पूरा तरीके से क्यूर हो सकता है। अगर मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हम लोगों को ट्रीटमेंट नहीं लेना है या फिर अवॉइड करते हैं कि नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या प्रॉपर नहीं लेते हैं या फिर करने के बाद छोड़ देते हैं मेडिसिन कि थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, डिसकंटिन्यू करते हैं अपने हिसाब से, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। कैसे? तो ये जेंडर वाइज अलग अलग है। पहले तो वुमेन्स में देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, बच्चे में वो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाइड नहीं है कि भाई मैं अभी पूरी तरीके से क्योर हूं या नहीं हूं, तो ये ट्रांसफरेबल अपने बच्चे में जो है वो इजीली कर सकते हैं। एक है पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। ये पेल्विस रीजन है को काफी ज्यादा दर्द होता है, इसमें से हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है
और अगर प्रेगनेंसी है उस दौरान तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी करती है, मतलब माँ और बेटी बच्चे को दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये काफी ज्यादा पेनफुल तकलीफ है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। मेन में क्या पुरुषों में जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं तो एपिडिडायमाइटिस है। एपिडिडायमाइटिस के बारे में अगर आपको जानना है पूरा तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल विजिट करके आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। रिड्यूस फर्टिलिटी, एक फर्टिलिटी का जो है आपके जो स्पर्म काउंट है, काफी चीजें जो है आपकी फर्टिलिटी में ये रिड्यूस कर सकता है। आप में जो प्रॉपर इलेक्टाइल होना चाहिए एक पेनिस का, वो नहीं होता है पुरुषों में। कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि दोनों की जेंडर को जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो है इंक्रीज रिएक्टिव आर्थराइटिस, जॉइंट पेन में काफी ज्यादा जो दर्द है वो बढ़ाने के काफी ज्यादा तकलीफ जो इससे हो सकती है, या फिर HIV का भी जो इन्फेक्शन है जो कि डेडली STI है जो कि क्यूरेबल नहीं है, वो कंडीशन भी आ सकती है। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन सिंपल है, जो कॉजेस हैं वही प्रिकॉशंस हैं। अगर आप करते हैं तो कॉन्डम इस्तेमाल कीजिए, डेंटल डाइम इस्तेमाल कीजिए, मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में। डायग्नोसिस करने के बाद न्यू पार्टनर्स के पास आप जाइए। अगर आप रेगुलर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप इन बिटवीन जो है वो अपना स्क्रीनिंग जो है वो करवाते रहिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए और ओपनली इसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल इसमें प्रोवाइड कर सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।